लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलवीएस कॉलेज। मेरा नाम है सुबोध राय किरे और आज के हम इस वीडियो में लीडरशिप के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लीडरशिप के पार्ट 2 में इस हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीडरशिप की डेफिनेशंस, लीडरशिप के एलिमेंट्स और लीडरशिप के फीचर्स, है ना। देन उसी सीरीज में हम आज डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर्स एंड लीडर्स या फिर मैनेजमेंट और लीडर्स के बारे में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देन सेकेंड टॉपिक आज का हमारा जो रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। चलिए आज हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स। सिमिलरली कहा जाता है कि मैनेजर ही लीडर होता है, लीडर ही मैनेजर होता है, बट कुछ अलग अलग सिचुएशंस पे, कुछ डिफरेंट सिचुएशंस पर मैनेजर का रोल कुछ और होता है और लीडर्स का रोल कुछ और होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं, पहले पॉइंट से हम मैनेजर में देखते हैं। मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर, है ना। ये कहा जाता है कि मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर क्योंकि उसे अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उन्हें उनसे काम कराना रहता है, बिकॉज he has to influence the behavior of subordinates working under him। मतलब मैनेजर के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसे उनका जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि वो उनसे काम करवा सके। ठीक है, इसीलिए एक मैनेजर जो होता है लीडर होता है, पर ये जरूरी नहीं कि एक लीडर मैनेजर भी हो। देखिए आप यहाँ पर लीडर्स में लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई एक लीडर जो है वो मैनेजर हो, बिकॉज द पीपल हु आर लीडिंग इनफॉर्मल ग्रुप आर नॉट मैनेजर ऑलवेज। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक कोई व्यक्ति जो किसी इनफॉर्मल ग्रुप को लीड कर रहा हो, है ना, तो वो एक मैनेजर हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या ऐसा हो कि वो मैनेजर हो ये जरूरी नहीं है। आपने भी नॉर्मली कई ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना होता है, कहीं ना कहीं उनसे काम निकलाना होता है, तो उन्हें वो जो ग्रुप होता है वो फॉर्मल ग्रुप होता है ना। अब जब बात इनफॉर्मल ग्रुप की आती है तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल का जो लीडर है वो मैनेजर है। आपने कहीं सुना भी नहीं होगा इस तरीके से। तो जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो सोसाइटीज के जो ग्रुप्स जो होते हैं, उनमें कोई जो लीडर होता है, जो कोई नेता होता है, वो मैनेजर नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैनेजर है फॉर्मल अथॉरिटी। अब दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि मैनेजर और लीडर लोगों के पीपल्स जो उनके पीपल्स के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं। सेकंड डिफरेंस में हम आते हैं, द मैनेजर्स है फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। मतलब यहाँ पर क्या है कि मैनेजर्स को एक फॉर्मल अथॉरिटी दी जाती है कि आप लोगों का व्यवहार या जो बिहेवियर है आप उसे इन्फ्लुएंस करें, उन्हें प्रभावित करें, उन्हें कन्विंस करें कि आप कोई काम करना है या उनसे काम करवाना है। that is why they can use assertiveness and sanctions to influence the behaviors of employees। मतलब कि वहां पे जो मैनेजर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उन्हें पनिश कर सके, उन्हें किसी को यस बोल सके, किसी को नो बोल सके। मतलब वहां पे असर्टिवनेस और सैंक्शंस की जो अथॉरिटी है वो मैनेजर्स के पास होती है। ठीक है, इससे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि किसी एम्प्लॉयज को अपने मैनेजर से लीव लेना है, तो वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लीव सैंक्शंस करेगा या नहीं करेगा। या फिर किसी सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो जाती है तो उसे वो किस तरीके से पनिश करेगा, ये सारी अथॉरिटी एक मैनेजर के पास होती है। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मैनेजर को अपॉइंट करती है ना, बहुत सारा पैसा उसे देती है, बहुत सारी सैलरी उसे देती है, तो उसके साथ में उसे कुछ अथॉरिटीज भी देती है, कुछ अधिकार भी उसे देती है, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनसे काम करवा सके, उन्हें मैनिपुलेट कर सके, उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। सेम थिंग जब लीडर्स की बारी आती है
तो यहाँ पर इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। द लीडर हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी ओनली, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ शो बाय द ग्रुप मेंबर्स। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पुअर सोल्स के व्यक्ति होते हैं और इनके पास सिर्फ जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, लीडर्स के पास जो उसके फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो फॉलोअर्स का जो ट्रस्ट है ना, जो फेथ है, जो अपने लीडर्स के ऊपर जो विश्वास करते हैं, वही उसके लिए इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। तो स्टूडेंट, हमने डिफरेंस के पहले पॉइंट में देखा कि मैनेजर और लीडर्स इन्फ्लुएंस के तरीके से किसी व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, और दूसरा डिफरेंस हमने देखा अथॉरिटी का। पहले जो मैनेजर्स के पास होती है वो फॉर्मल अथॉरिटी होती है, और लीडर्स के पास जो होती है इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके फेथ और उनके ट्रस्ट के द्वारा शो की जाती है ना। अभी हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, या तीसरे डिफरेंस की तरफ बढ़े, तो द manager influence the behavior toward the achievement of the organization's goal। अभी बात हम यहाँ कर रहे थे कि भाई जो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो क्यों करता है, उससे फायदा होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होने वाला है। तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस को जो बिहेवियर्स यहाँ पे हम देखेंगे, जो बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, कि जो मैनेजर रहता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सके और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव करवा सके। ठीक है, जैसा आपने ये सामने जो पिक्चर्स आपको शायद दिख नहीं रही होगी, या इसके पीछे प्रीवियस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो एक बॉस होता है, जो एक मैनेजर होता है, वो लेट्स गो टाइप का एटीट्यूड रखता है कि हाँ नहीं, आप जाइए और आप काम करिए। और साथ में एक जो लीडर होता है ना, वो लीडर क्या करता है कि साथ में काम कराता है। देखिए, लीडर इन्फ्लुएंस बिहेवियर टुवर्ड द सेटिस्फेक्शंस ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप एंड रियलाइजेशंस ऑफ ग्रुप गोल। लीडर क्या करता है, लीडर ग्रुप के गोल का तो रियलाइजेशन कराता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, साथ में वो देखता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। इन सपोज मुझे ही कोई काम दिया गया है और मैं उस काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना, या मुझे मेरी कुछ और जरूरतें हैं, तो मेरा मन नहीं लग रहा उस काम करने में, तो मेरा जो लीडर है, जो मेरा काम बताने वाला होगा, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है काम करने में। और ये लीडर बहुत अच्छे से करता है कि वो अपने मेंबर्स का सेटिस्फेक्शंस का ध्यान रखता है, साथ में उनको ग्रुप गोल का भी रियलाइजेशन टाइम टू टाइम करवाते रहता है। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में ये देखा कि जो इनका मेन मोटिव क्या होता है, जिनके थ्रू ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। तो मैनेजर का जो मेन मोटिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है वो अचीवमेंट करना है। सेकेंड, यहाँ पे जब लीडर की बात हमने करी तो उसमें ये देखा हमने कि वो अपने ग्रुप मेंबर का सेटिस्फेक्शन पहले देखता है, और साथ ही साथ उन्हें ग्रुप मेंबर के सेटिस्फेक्शन के साथ में उन्हें ग्रुप के गोल का रियलाइजेशन कराता है। सेकेंड थिंग, जब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मैनेजर होते हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही एग्जिस्ट होते हैं, है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही मैनेजर्स की जरूरत रहती है, और वहां पर ही ऑर्गेनाइजेशंस में ही मैनेजर्स होते हैं। लेकिन लीडर ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही हो, एज वेल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकता है। लीडर में एग्जिस्ट इन फॉर्मल एंड एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि कोई इनफॉर्मल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कम्युनिटी है, या कोई सोसाइटी है, या कोई फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पर भी इनफॉर्मल लीडर हो सकता है ना। तो मतलब इनफॉर्मल वे में भी एक लीडर हो सकता है, और एक फॉर्मल वे में भी एक लीडर हो सकता है, बट मैनेजर जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने इस पॉइंट में बात करी कि इन लोगों का रोल कहाँ पर रहता है ना,
किन पोजीशंस में रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, और लीडर जो होता है इनफॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जगह पे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके काम क्या रहते हैं, है ना। लोग काम के, इनके जो काम जो रहता है, इनका जो फंक्शंस रहता है, उस तरीके से इन्हें किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैनेजर का काम क्या रहता है? अब मैनेजर परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब आपको पता ही होगा मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है कौन? मैनेजर। ठीक है। और इसी कड़ी में हम आगे चले, यदि लीडर्स को देखें तो लीडर परफॉर्म ओनली वन फंक्शंस, वो है डायरेक्टिंग का। वो सिर्फ आपको गाइड करता है, वो सिर्फ आपको रास्ता बताता है। लीडर आपको सिर्फ रास्ता बताता है, गाइड करता है, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। और मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो मैनेजमेंट के जितने सारे फंक्शंस होते हैं सारे उसे परफॉर्म करने होते हैं। तो ये सारे थे डिफरेंस बिटवीन दी मैनेजर्स एंड लीडर या मैनेजमेंट और लीडरशिप के बीच के डिफरेंस आपको फुली समझ में आए होंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बता देता हूँ। जब भी कभी हम डिफरेंस लिखते हैं तो साथ में बेस पॉइंट आप वहाँ पे लिखना होता है कि जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, तो इसका हम यहाँ पे हम बेस बना सकते हैं इन्फ्लुएंस, है ना। पहले पॉइंट का हमारा बेस जो हो जाएगा इन्फ्लुएंस, की लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजर्स भी करता है और लीडर भी करता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने जब बात करी थी अथॉरिटी की, तो हम यहाँ पे बेस पॉइंट बना सकते हैं अथॉरिटी की। मैनेजर के पास क्या होती है? फॉर्मल अथॉरिटी होती है, और लीडर्स के पास क्या होती है? इनफॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट का बेस हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट का बेस आता है गोल। दोनों लोग किस मोटिव से काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? ग्रुप गोल को या ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ का जो हमारा बेस पॉइंट आएगा वो आएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब हमारे यहाँ बेस आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस की, ये लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फिफ्थ जो बेस आ जाएगा, हम उसे फंक्शंस मान सकते हैं कि इनके फंक्शंस के बेस पे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है कि मैनेजर्स को मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और जो लीडर होता है उसे सिर्फ एक ही फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, वो है डायरेक्टिंग। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द लीडरशिप का महत्व। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं इसे। लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट देयर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक जो अच्छा मैनेजर होता है ना, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करा के ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में मदद करता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में यदि 5 लोग काम कर रहे हैं ना, और 5 लोगों का मोटिव अलग अलग है। किसी का पैसा कमाना है, किसी का शादी करना है, किसी को फैमिली में हेल्प करना है, किसी को बच्चों को एजुकेशन कराना है। मतलब 5 लोग हैं, वो अलग अलग उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा काम कर पाएंगे या बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसकी जगह उन्हें 5 लोगों को कंट्रोल करने के लिए या 5 लोगों को सपोर्ट करने के लिए यदि वहां पे एक मैनेजर होगा, तो वो मैनेजर उनसे इफेक्टिवली काम कराएगा, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करवाएगा उनकी एनर्जी टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। वो उन्हें रियलाइज कराएगा ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को और साथ में उनके गोल को। और जब ऑर्गेनाइजेशंस, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होगा। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस का गोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव करना। तो जब 5 लोग उस एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें अपना जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव कर पाएगी। और जब ऑर्गेनाइजेशंस अपना गोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी, तो वो अपने
एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेगी, तो इससे दोनों का फायदा होगा, है ना। तो लीडरशिप का यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण काम जो समझ में आता है कि लोगों से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करवाना, है ना। अ गुड लीडर, आप देखिए यहाँ पे, अ गुड लीडर ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट थ्रू देयर फॉलोअर्स। तो यहाँ पे एक अच्छा जो लीडर होता है, जो एक अच्छा नेता जो होता है, वो अपने फॉलोअर्स से या उनके माध्यम से अच्छे परिणाम और अच्छे रिजल्ट लेके आता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक लीडर अपने फॉलोअर से किस तरीके से काम कराता है, और काम कराने के साथ में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे रिजल्ट देता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। तो अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिल देयर नीड्स। मतलब एक जो अच्छा लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बना के रखता है, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा कि 5 लोग हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे जा रहे हैं। अब वहां पे उन्हें कोई लीडर आता है और उन्हें लीड करता है और काम उन्हें डायरेक्शन देता है, उनसे काम कराता है। तो वही वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे सेट करके देखें तो एक जो लीडर जो आएगा वो अपने फॉलोअर्स के साथ में, है ना, एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी ट्यूनिंग उनसे बना के रखें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनसे बना के रखें। थोड़ा जैसे कई बार होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम होता है ना, तो जब अच्छी ट्यूनिंग होगी अपने फॉलोअर्स के साथ में तो कम्युनिकेशंस का भी जो वेरियस आ सकते हैं वो भी नहीं आएंगे। और जब अच्छे रिलेशंस होंगे फॉलोअर्स और लीडर्स के बीच में, तो जो फॉलोअर्स की जो नीड्स होगी वो भी फुलफिल कर पाएगा कौन, लीडर। जब उसे समझ में आएगा, यदि अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो लीडर्स को भी ये समझ में नहीं आएगा कि उसे उसके फॉलोअर्स की क्या नीड्स हैं। एंड he provide needed confidence, support and encouragement, and thereby create congeniality, ठीक है। एंड ही प्रोवाइड नीडेड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, इंकरेजमेंट एंड देयरबाय क्रिएट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, कॉन्जिनियल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे जब वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा उसके बाद ही उन्हें कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, इंकरेजमेंट, है ना, उनके और आगे स्टडी के बारे में, उनको और आगे प्रमोशन के बारे में बता पाएगा, और साथ में एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा कौन, एक अच्छा लीडर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस समझ में आती है एक लीडरशिप में, कि जो अपने फॉलोअर्स हैं उनकी अंडरस्टैंड करना सबसे पहले, और अंडरस्टैंड करने के बाद उन्हें फुलफिल करना विद कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। और साथ में एक अच्छा लीडर क्या करता है, क्रिएट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। A leader play a key role to introducing required change in the organization। इसके साथ सबको पता है कि कहीं ना कुछ चेंज आते रहते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आते रहते हैं। तो एक लीडर का जो की रोल होता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज आ रहा है तो वो अपने फॉलोअर्स को समझाना, उन्हें एक्सेप्ट करवाना, यहाँ पर एक लीडर का, एक लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल होता है। एक मिनट के लिए हम मान लें कि आपकी क्लास में कोई आपके फेवरेट सब्जेक्ट के टीचर्स को उन्हें चेंज कर दिया जाता है, उनकी जगह किसी दूसरे टीचर्स को लेके आया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब इस चेंज को आप एक्सेप्ट कितना करोगे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप उसे मना ही करोगे, रेसिस्ट करने की कोशिश करोगे, कि हाँ इग्नोर करने की कोशिश करोगे कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया जो टीचर्स आएगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस इसी बात को रहेगा। तो वहाँ पे उनकी क्वालिटीज, टीचर्स की क्वालिटीज समझ में आएगी कि वो आपको कितने अच्छे से अपना जो चेंज हुआ है वो एक्सेप्ट करा पाएंगे। तो चेंजिंग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कभी कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर, कभी कुछ मशीनरीज को लेकर, कभी कोई रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज वगैरह को लेकर काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। और जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं इन चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पे, उस सिचुएशन में एक लीडर का रोल निकल के आता है, और लीडरशिप का एक रोल निकल के आता है कि इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन।
कि उसे कितने अच्छे से उन्हें बताएं ही परस्यूड clarify and inspire people to accept the change होल हार्ट मतलब अपने हृदय से अपने दिल से उसे अपनाएं उस चेंज को और उसे एक्सेप्ट करें. Those we overcome the problem of resistance to change and introduce with the minimum discount है ना. मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा असंतुष्टि हो, उस असंतुष्टि को कम किया जा सके और उन्हें जो चेंज हुआ है एक्सेप्ट कराया जा सके. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उनके लिए एकदम से ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि उनका यूनिफॉर्म चेंज कर देना चाहिए है ना. तो वहाँ पे कई सारे लोग होंगे, यूनिफॉर्म को उन्हें कलर समझ में नहीं आएगा, किसी को फैब्रिक समझ में नहीं आएगा, किसी को स्टिचिंग समझ में नहीं आएगी, वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे जो वर्कर्स है. तो वहाँ पे जो उनका सुपरवाइजर है, जो लीडर है, उसका ये रोल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि उन्हें उस यूनिफॉर्म को एक्सेप्ट कराएं और उन्हें उन वर्कर्स को सेटिस्फाई करें. ठीक है. तो हमने जो प्रीवियस इम्पोर्टेंस जो था उसमें हमने देखा कि एक जो लीडर का रोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है उसे अपने फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करना. नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. अ लीडर हैंडल conflict effectively and does not allow adverse effect result from the conflict. मतलब यहाँ पे भी एक बड़ा जो रोल है लीडर का और लीडरशिप का वो ये है कि कहीं दो लोग के बीच में कोई भयंकर झगड़ा हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है किसी बात को लेकर. ऐसा लड़ाई फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, बातों से भी हो सकती है, सोशल मीडिया पे भी हो सकती है. तो जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है दोनों दोनों पार्टीज के बीच में और दो फॉलोअर्स के बीच में, वहाँ पे एक लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना. ठीक है. उनके बीच में समझाना, उन दोनों को अपनी अपनी बात समझाना कि ये इसका पॉइंट क्या है और इसका पॉइंट क्या है. एक दूसरे को जो लड़ रहे हैं उन्हें उनकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना. A good leader always allows his followers to ventilate their feelings and disagreement by the pursuits and by the giving suitable clarification. मतलब उन्हें अपना क्लियरिफिकेशन, अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. दोनों को जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन रही हैं उन्हें खत्म किया जाए. एक अच्छा नेता हमेशा अपने अनुयायियों को अपनी भावनाओं और असहमति को व्यक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन उपयुक्त स्पष्टीकरण देकर उन्हें मना लेता है. मतलब कि दो लोग कोई लड़ रहे हैं और उन्हें कोई डिसएग्रीमेंट है या कुछ प्रॉब्लम है उनके काम को लेकर या दोनों की बिहेवियर्स को लेकर, तो यहाँ पर जो लीडर है वो दोनों को क्लेरिफिकेशन देकर उन्हें उनका डिसएग्रीमेंट और मिसकम्युनिकेशन दूर कर सकता है और दूर करता है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट. है ना. कि भाई जो लीडर है वो टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देता रहता है. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जो ऐसा सोचता हो कि नहीं मैं ही करता रहूंगा और मैं बुरा हूँ तब तक ही करता रहूंगा, तो वो फीलिंग गलत है. वो कभी ऐसा लीडर को ही सोचते ही नहीं. गुड लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देता रहता है, उनको बताता रहता है. जो वो खुद काम कर रहे हैं वो भी उनसे कभी कभी कराता है ताकि उसकी अब्सेंस में उसके वो कभी नहीं हो या तो ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके काम को कर सकें. या वो कभी रिटायरमेंट की सिचुएशन आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी खड़ी हो जाए और पता लगे कि वो काम कौन कर नहीं पा रहा है. तो इसीलिए लीडर क्या करता है, गुड लीडर क्या करता है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट. अ गुड लीडर always build up his successor and help in this smooth succession process. तो कोई चीज मैंने जो आपको बताया कि एक लीडर जो होता है अपने सक्सेसर क्रिएट करता है बाय दी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू दी सबऑर्डिनेट. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हमने देखा लीडरशिप डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स, है ना, जिसमें हमने आपको बेस पॉइंट्स भी बताए कि इन्फ्लुएंस के द्वारा अथॉरिटी और वर्किंग वर्किंग कल्चर किधर है, वर्किंग
वेन्यूज किधर है, ऑर्गेनाइजेशन उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस बेस पे हमने कुछ डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ दी लीडरशिप। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।